जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 10 पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है भारतीय राजनीति में जाति के विषय में। भारतीय राजनीति में जाति का क्या एक प्रकार से प्रभाव पड़ता है, क्या जाति के द्वारा लोगों के मत व्यवहार बदलते हैं, इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से इस चैप्टर में देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपको 9 चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से करा दिए गए हैं, तो आप चैनल पर विजिट कीजिए। आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस क्लासेस के नाम से, जहां पर आपको सिलेबस के साथ साथ चैप्टर वाइज सभी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कीजिए, वहां पर सभी क्लासेस की आपको नोट्स मिलती हैं, पीडीएफ नोट्स, जिससे आपकी हेल्प होगी। आप रिवीजन करना चाहें या फिर अपना हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहें तो आप वहां से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं भारतीय राजनीति में जाति के विषय में। अगर आपको पूरा लेक्चर देखने के बाद कुछ भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपने यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट करके अवश्य बताएं, जिससे आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाए। तो चलिए देखते हैं भारतीय राजनीति में जाति के विषय में। जाति और जाति व्यवस्था का अर्थ आखिर क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे। जाति जो होती है या जाति की व्यवस्था, जाति व्यवस्था जो कहलाती है, उसका अर्थ क्या होता है। भारत की सामाजिक संरचना में जाति और जातिवाद का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत की सामाजिक व्यवस्था जाति के आधार पर संगठित रही है और भारतीय राजनीति का सबसे प्रमुख निर्धारक तत्व जाति और जातिवाद ही है। भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें विभिन्न प्रकार की जातियां हैं और जातियों के आधार पर अलग अलग जातियां जो हैं समाज में संगठित हैं। उनके अलग अलग संस्कृतियां भी बनाई गई हैं, अलग अलग पहचान भी दिए गए हैं। इस प्रकार से सामाजिक व्यवस्था में भी जाति एक प्रकार से महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ भारतीय राजनीति का एक प्रमुख निर्धारक तत्व के रूप में, मतलब उसका निर्धारण करने के लिए मुख्य तत्व के रूप में जाति या जातिवाद कार्य करता है। प्रोफेसर BK मेनन क्या कहते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत के राजनीतिक क्षेत्र में जाति का प्रभाव जो है पहले की अपेक्षा बढ़ा है। पहले जो है लोग स्वतंत्र नहीं रहते थे, आपस में वो उनके साथ मतभेद नहीं किया जाता था, परंतु जो ऊंचे जाति के लोग होते थे या अफसर वो करते थे। परंतु अब जो स्वतंत्रता के बाद का समय आया है, इसमें जाति का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। जाति प्रथा का आरंभ कैसे हुआ, इस संबंध में विद्वानों में एक मत नहीं है। अर्थात जाति प्रथा कब से शुरू हुई, किस प्रकार से शुरू हुई, किन कारणों से शुरू हुई, इसमें जो है विद्वानों का मतभेद जो है, मत में भेद है, अर्थात एक मत नहीं है। हाँ, यह ठीक है कि यह एक अत्यंत प्राचीन संस्था है। वैदिक काल में भी वर्ग विभाजन था, जो वर्ण व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। लेकिन जो वैदिक काल में वर्ण विभाजन था वो कर्म के आधार पर जाति जो है निश्चित की जाती थी। ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति, उसके पास कौशल है और वह अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको अच्छी जाति में देखा जाता था। अर्थात कार्य के आधार पर, उसके कर्म के आधार पर उसको जाति में विभाजित किया जाता था। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी कहते हैं कि जाति प्रथा का विकास जो है आर्यों ने भारत के आने से पूर्व कर लिया होगा, क्योंकि यहाँ पर आके धीरे सीधे उन्होंने प्रचार प्रसार ही किया हुआ था। वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का उल्लेख हमें मिलता है। ऋग्वेद में दास शब्द का भी बहुत उपयोग किया गया है। प्रोफेसर श्रीनयन पांडे कहते हैं कि आर्यों ने वर्ण धर्म का आविष्कार विकास और व्यवस्था के उद्देश्य से किया था। पहले हम जो है जाति व्यवस्था को समझ लें, जाति व्यवस्था पर विभिन्न विद्वानों का मत देख लेंगे, उसके बाद जो है भारत की राजनीति में जाति को हम पढ़ेंगे। उपर्युक्त वर्ण व्यवस्था जातिगत न होकर गुण व कर्म पर आधारित थी। हमने पहले ही बताया, जितने भी वैदिक युग में आपको देखने को मिले जाति व्यवस्था, जिसे वर्ग विभाजन भी कहा गया है, वह जो है कर्म के आधार पर अर्थात गुण के आधार पर जो है बांटा गया था। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि ऐसे वर्णाश्रम के पक्ष में तो स्वामी दयानंद भी थे और महात्मा गांधी भी। जाति प्रथा की निंदा वर्णाश्रम के कारण नहीं, वर्ण ऊंच नीच छुआछूत का भेदभाव बढ़ाने के कारण है। अर्थात जातियों के आधार पर उनमें ऊंच नीच जब किया जाने लगा, वह जाति व्यवस्था को निंदनीय बनाता है। अगर उसमें छुआछूत का भाव आ गया तो वह निंदनीय बनाता है। वर्ण व्यवस्था जो है धीरे धीरे जाति भेद में बदल गई और एक ही जाति के अंतर्गत बहुत सी उपजातियां भी बन गई। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि वर्ण का निर्धारण जो है व्यवसाय से होता था, जबकि जाति का निश्चय जो है जन्म से हो जाता है। अर्थात जो पहले वर्ण व्यवस्था थी उसमें
क्या वह व्यवसाय करते हैं, क्या वह कार्य करते हैं, उनके कर्म के आधार पर उनको जाति में, वर्ण में, वर्ग में विभाजित किया जाता था। परंतु अगर एक प्रकार से अब जन्म होते ही निर्धारित हो जाता है, अगर आप जो हैं यादव हैं, आपके बेटा जो है यादव होगा, आप श्रीवास्तव हैं, आपका बेटा जो है श्रीवास्तव होगा। वर्तमान में जाति की परिभाषाएं कई दृष्टिकोणों से की गई हैं। केतकर ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया में कहा है कि जाति एक समूह है जिसकी दो विशेषताएं हैं। उन्होंने क्या क्या दो विशेषताएं बताई हैं। पहली, सदस्यता केवल उन व्यक्तियों तक ही सीमित है जो कि सदस्यों से जन्म लेते हैं, अर्थात आप यादव हैं, यादव से जब जन्म लेंगे तभी यादव कहलाएंगे। आप किसी और जाति से जो है जन्म लेंगे तो आप उस जाति के हो जाएंगे। इस प्रकार से पैदा हुए व्यक्तियों को ही जाति में सम्मिलित किया जाता था। और दूसरा क्या विशेषता है कि सदस्य एक कठोर सामाजिक नियम द्वारा समूह के बाहर विवाह करने से रोक दिए जाते हैं। अब जो है देखिए, इंटरकास्ट मैरिज जो है बहुत ही अब थोड़ा थोड़ा होने लगा है लोगों में, लेकिन जाति का विवाह जाति के लोगों में ही होना धीरे धीरे प्रचलित हो गया, और यही एक प्रकार से जाति व्यवस्था में हमें देखने को मिला। प्रसिद्ध समाजशास्त्री मजूमदार एवं मदान के अनुसार जाति जो है एक बंद वर्ग कहलाता है, क्योंकि उसी जाति में उन्हें करना है विवाह। प्रोफेसर घुरिये ने जाति व्यवस्था की 6 विशेषताएं बताई हैं। कौन कौन सी? भारत में जाति ऐसे समुदाय हैं जिनका अपना विकसित जीवन है और उसकी सदस्यता जन्म से ही निश्चित होती है। ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। सेकंड है, भारत का प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति जानता है एवं जातियों के पद सोपान में ब्राह्मण सबसे ऊपर है। अब जाति जो है विभिन्न प्रकार की, उसमें भी उनको विभाजित किया गया है कि सबसे अच्छी जाति कौन है, सबसे एक प्रकार से निम्न जाति कौन सी है। इन सभी को आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, उनके कार्यों के आधार पर विभाजित किया गया है। तीसरा है, जातियों के आधार पर खाना पीना एवं सामाजिक आदान प्रदान होता है। आपको गांव में आपने ये सभी चीज़ें देखी होंगी कि जो है बिरादरी बिरादरी को ही निमंत्रण देते हैं, या बिरादरी के घर जाते हैं खाने पीने। ये विभिन्न चीज़ें देखने को मिलती हैं। चौथा हम देखेंगे, गाँव और नगरों में जाति के आधार पर पृथकता की भावना बनी रहती है, अर्थात जाति के आधार पर एक दूसरे को अपने आप से वह भिन्न समझते हैं। पांचवा है, कुछ जातियां कुछ विशेष प्रकार के व्यवसायों को अपना पुश्तैनी अधिकार मान लेती हैं। जैसे कि आप समझ लीजिए यादव जो हैं वो दूध बेचने वाले, ऐसे करके विभिन्न व्यवसाय जो हैं अलग अलग वो देखने को हमें मिलते हैं। विभिन्न जातियों के वह अपना अपना व्यवसाय निश्चित कर लेते हैं। छठी विशेषता क्या है? जातियों की परिधि में ही वैवाहिक आदान प्रदान होता है एवं जातियां अनेक उपजातियों में विभाजित हैं। उपजातियों में वैवाहिक सीमाएं होती हैं। अब हम देखेंगे भारतीय राजनीति में जातिवाद की भूमिका क्या रही है। भारतीय राजनीति में जाति और जातिवाद की भूमिका के संबंध में रजनी कोठारी ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स इन इंडिया और कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स में बारीकी से अध्ययन किया है, और उन्होंने कहा है कि भारतीय राजनीति और जाति व्यवस्था के पारस्परिक संबंधों के विषय में यह आशा करना कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना के पश्चात जाति व्यवस्था का लोप हो जाना चाहिए, भ्रामक और त्रुटिपूर्ण विचार है। अर्थात लोकतंत्र जहाँ पर हो जाएगा, अगर हम ऐसा मान लें कि लोकतंत्र अगर हम लागू कर दें तो जाति व्यवस्था जो है वह समाप्त हो जाएगी, जाति भिन्नता जो है समाप्त हो जाएगी, तो ये हमारा एक प्रकार से भ्रम है, यह कभी नहीं हो सकता है। ऐसा कौन कहती हैं? रजनी कोठारी जी। प्रोफेसर इकबाल नारायण क्या कहते हैं? उनके सहयोगी लेखक ने कहा है कि वोटिंग बिहेवियर इन चेंजिंग सोसाइटी नामक ग्रंथ में मतदान व्यवहार में जाति के प्रभाव के बारे में अध्ययन उन्होंने किया हुआ है। पाश्चात्य विचारकों की बात करें कि जैसे कि नॉर्मन डी पामर, उन्होंने लिखा है कि उनका एक ग्रंथ है द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, और मॉरिस जोन्स ने द गवर्नमेंट ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया ग्रंथ में भी भारतीय राजनीति में जाति की नकारात्मक और सकारात्मक भूमिका का अच्छा विवेचन किया हुआ है। अर्थात विभिन्न विद्वानों ने अपने ग्रंथ के माध्यम से, अपनी रचना के माध्यम से भारत की राजनीति में जाति का क्या प्रभाव पड़ता है, वह सकारात्मक पड़ता है या नकारात्मक, इन सभी बातों पर विभिन्न विद्वानों ने बातें की हुई हैं। प्रोफेसर जोन्स के अनुसार जाति के लिए राजनीति का महत्व और राजनीति के लिए जाति का महत्व पहले की अपेक्षा जो है बढ़ गया है। अब देखिए, जाति के आधार पर ही लोग वोट देते हैं। जाति को देखकर एक प्रकार से सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। विभिन्न प्रकार की राजनीति में जातिगत सभी व्यवहार के हो रहे हैं। मॉरिस जोन्स ने क्या लिखा है कि चोटी के नेता भले ही जाति रहित समाज को अपना लक्ष्य घोषित करें, परंतु ग्रामीण जनता जिसे मताधिकार प्राप्त किए
अधिक दिन नहीं हुए, केवल राजनीति के परंपरागत भाषा को समझती है जो अजाति के इर्द गिर्द ही घूमती है। आप बड़े चुनाव को छोड़ दीजिए, आपके ग्राम प्रधान का जो चुनाव होता है उसमें आपको देखने को मिलेगा जैसे कि किसी गांव में जो है किसी एक कास्ट की बहुलता होती है। जैसे कि आपके गांव में ब्राह्मण अधिक हैं, तो एक ब्राह्मण जो है वह चुनाव में खड़ा हो जाएगा उम्मीदवार के तौर पर, और वह सभी ब्राह्मणों का वोट पा जाएगा और वह जीत जाएगा। इस प्रकार से विभिन्न जाति जो है अपने जाति के आधार पर चुनाव लड़ते हैं और जातिगत आधार पर जीतते भी हैं। आगे हम देखेंगे जाति का राजनीतिकरण किस प्रकार से हुआ। भारतीय समाज में जाति को सबसे अधिक महत्वपूर्ण संगठन की स्थिति प्राप्त है, अतः यह स्वाभाविक कि राजनीति जो है जाति के माध्यम से अपने आप को संगठित करने का प्रयास करे। जातीय संगठन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से राजनीति में भाग लेकर अपने लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अतः हम भारत में जिस राजनीति में जातिवाद कहते हैं वह वास्तव में जाति का राजनीतिकरण है। राजनीति में जातिवाद नहीं, जाति का ही राजनीतिकरण इस समय हो गया है। श्री जयप्रकाश नारायण के शब्दों में हम बात करें तो जाति भारत में अत्यधिक महत्वपूर्ण दल है। इस संबंध में विनोबा भावे ने कहा है कि इसका एक प्रमुख कारण यह है कि नए संविधान में वयस्क मताधिकार को स्वीकार किया गया है और भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को इस प्रकार से भी स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे कि प्रथम चरण, प्रारंभ में सत्ता के लिए संघर्ष केवल उच्च जातियों तक ही सीमित था, अतः देश की समस्त राजनीतिक व आर्थिक सत्ता इस वर्ग के हाथों में सीमित हो गई थी। आगे चलकर जब अन्य जातियों में राजनीतिक चेतना का उदय हुआ तो उनमें भी सत्ता के लिए संघर्ष होने लगा। जैसे कि मद्रास व महाराष्ट्र में ब्राह्मणवाद का विरोध हुआ, राजस्थान में राजपूत बनाम जाट आदि हुए। वास्तव में सत्ता का यह ध्रुवीकरण किसी भी दृष्टि से उचित नहीं किया जा सकता है। प्रथम चरण में क्या हुआ कि पहले जो निम्न जातियां थी, जो उच्च जातियां थी, वही चुनाव में एक प्रकार से प्रतिभाग लेती थी, हिस्सा लेती थी, उनकी रुचि ही रहती थी। लेकिन समय के धीरे धीरे बीतते हुए निम्न जातियों का भी इसमें जो है रुचि बढ़ी और वह चुनाव में भाग लेने लगे और संघर्ष अपना करने लगे और विभिन्न उच्च जातियों के खिलाफ उनका विरोध हुआ और धीरे धीरे वह भी चुनाव में राजनीति में उतरने लगे। द्वितीय चरण में क्या हुआ, इस चरण में बहुजातीय गुटबंदियों ने जन्म लिया। राजनीतिक नेताओं ने यह अनुभव किया कि सत्ता संघर्ष में विजय प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के क्षेत्र को व्यापक बनाया जाए। अतः इन नेताओं ने उन जातियों का समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न किया जो अब तक राजनीति में अछूत मानी जाती थी। मतलब कुछ ऐसी जातियां थी जो वोट देती ही नहीं थी, जो राजनीति में प्रतिभाग करती ही नहीं थी, तो उनका वोट पाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों ने उनसे एक प्रकार से अप्रोच किया, उनसे जाकर मिले और उनको वोट देने के लिए कहा और उनको कुछ लालच देते हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ हो उन्हें हित, उनके लिए हित कार्य करेंगे अगर आप हमें वोट देंगे। तो शुरुआत ऐसे हुआ कि वहाँ पर बहुदलीय गठबंधन होने लगे। आज कोई भी दल अथवा नेता एक जाति के बलबूते पर अपने अस्तित्व को बनाए नहीं रह सकता है। अर्थात कोई एक जाति, समझ लीजिए एक ही जाति को सपोर्ट कर रहा है, कोई एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण को ही सपोर्ट कर रहा है, तो आपके गाँव में कितने भी ब्राह्मण हों, अन्य सभी जातियां मिलकर अगर किसी अन्य को वोट देती हैं, उनको समर्थन नहीं करती हैं, तो वह जीत नहीं सकता है। इसलिए बहुजातीय समर्थन बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया है। वह ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के साथ उसे क्षत्रिय और यादव या जितने भी अन्य कुछ जातियों को भी अपने साथ मिलाना होगा जिससे वह चुनाव जीत सके। अतः बहुजातीय समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न शुरू हो गया। भारत में छोटी जातियाँ संख्या की दृष्टि से उच्च जातियों से अधिक हैं। अब भविष्य में यह संभव हो सकता है कि अपनी संख्या के बल पर ये जातियां जो हैं उच्च वर्ग के लोगों को सत्ता से अपदस्थ करने में सफल हो जाएं, क्योंकि जो निम्न जातियां हैं उनकी संख्या उच्च जाति के लोगों से अधिक है। अगर वह एकजुट हो जाएं और एक किसी प्रत्याशी को वह चुनाव में खड़ा कर दें तो वह सभी वोट दे के अपना एक प्रकार से सत्ता जो है स्थापित कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे राज्यों में पाई जाने वाली जातिगत भावना। भारत का लगभग प्रत्येक राज्य इस भावना से पीड़ित है, परंतु बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, हरियाणा आदि राज्यों में यह भावना अधिक बलवती है। इस बात की पुष्टि भी सुभाष कश्यप के इस कथन से होती है कि बिहार उन राज्यों में अग्रणी है
जहां सबसे पहले जाति का राजनीतिकरण हुआ। हरियाणा में चुनावों के समय यह नारा जोरों से सुनाई देता है कि जाट की बेटी जाट को, जाट का वोट जाट को। अर्थात जाट की बेटी जो है वह जाट से विवाह करे और जाट का जो वोट है वह जाट को ही जाए। अर्थात वहां पर एक प्रकार से जातिगत तौर पर राजनीति चालू है। सुभाष कश्यप ने लिखा है कि हरियाणा में जाति और वर्ग की भावना को अपेक्षाकृत अधिक बल मिला है और हरियाणा के जनजीवन में सदैव ही जाति राजनीतिक दल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण रही है। यद्यपि सभी बड़े नेता इस भावना का विरोध करते हैं, परंतु निर्वाचन के समय टिकट देते वक्त इस बात का विशेष महत्व दिया जाता है कि यहाँ तक कि मंत्रिमंडल का निर्माण करते समय भी इस भावना की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। प्रजातांत्रिक दृष्टि से यह भावना देश के लिए हितकर नहीं है। आगे हम देखेंगे दलों का निर्माण जाति के आधार पर। भारत में अनेक राजनीतिक दलों का निर्माण जाति के आधार पर ही हुआ है, जैसे कि जस्टिस पार्टी, इंडिपेंडेंट पार्टी, मुस्लिम मजलिस, कृषक और मजदूर दल, रिपब्लिकन दल आदि। ये संगठन जाति विशेष के हितों को संरक्षण प्रदान करने के लिए ही प्रयत्नशील रहते हैं। इसके द्वारा राजनीति में अस्थिरता की भावना का जन्म हुआ है। संविधान के द्वारा जातिगत संरक्षण की बात करें तो जैसा कि हैरिसन ने कहा है कि संविधान में जातिगत संरक्षण की व्यवस्था ने जाति को और अधिक प्रभावशाली बना दिया है और राजनीति पर जाति की पकड़ और गहरी हो गई है। ये संरक्षण केवल जो है 10 वर्ष के लिए दिए गए हैं, परंतु अब इनकी अवधि जो है बढ़ा दी गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि लाभ प्राप्त करने वाली जातियां इन विशेष अधिकारों को त्यागने के लिए अधिक उत्सुक नहीं हैं। यह सत्य है कि प्रारंभ में इन व्यवस्थाओं को लागू रखना अत्यंत आवश्यक था, परंतु इस व्यवस्था को निरंतर जारी रखना भारतीय प्रजातंत्र के लिए अधिक हितकर सिद्ध न होगा, क्योंकि लगातार किसी एक जाति को ही ज़्यादा प्रावधान देना, ज़्यादा विशेषताएं देना, उनको ज़्यादा अवसर देना, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट है जाति और राजनीतिक पद। मंत्रिमंडल का निर्माण भी विशेषकर राज्य स्तर पर जातीय भावनाओं से प्रभावित रहा है। जब किसी जाति को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ अथवा अतिसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो उस जाति के विधायकों ने अलग बैठकर के गुटबंदी को जन्म दिया और मंत्रिमंडल के अस्तित्व को संकट में डाल दिया। अर्थात जैसे कि कोई एक पार्टी है, उसमें 10 लोग को मंत्रिमंडल में स्थान मिल गया और कुछ अलग लोग हैं उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला, तो वह आपस में गुटबंदी करते हैं और कहते हैं चलिए हम ऐसी पार्टी में चलें जिससे हमें मंत्रिमंडल में स्थान मिले। तो इससे क्या होता है, दल बदल, जो कि आगे चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। मंत्रिमंडल में ही नहीं, अन्य उच्च राजनीतिक पदों पर भी नियुक्तियां जातीय दृष्टिकोण से की जाती हैं। अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सत्तारूढ़ विशेष ध्यान देता है। इस तंत्र को धर्मनिरपेक्षता और जातीय दृष्टिकोण दोनों रूप में देखा जा सकता है। दल बदल की घटनाओं की बात करें तो दल बदल की घटनाएं जो हैं वह भी जातिगत राजनीति के समीकरण से बहुत हद तक प्रभावित रहती हैं। अपनी जाति के प्रभाव को सशक्त बनाने के लिए दल बदल करा के समीकरण बिठाया जाता है और अपने राजनीतिक दल को सशक्त बनाने के लिए जातीय प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी जाति को ज़्यादा हित देने के लिए वह विभिन्न पार्टियों में शामिल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से दल बदल में भी जातीय भूमिका देखने को हमें मिलती है। लास्ट टॉपिक हम देखेंगे जाति की भूमिका, अर्थात वरदान है या हमारे लिए या अभिशाप। राजनीति में जो जाति व्यवस्था है वह हमारे लिए लाभकारी है या हानिकारी, अर्थात इसको हम अच्छे से देखेंगे। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका के उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि इसके अनेक दोष सामने आए हैं। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को जातिवाद से संकट पैदा होती है, यह लोकतंत्र को भी प्रभावित करता है। कई अवसरों पर तो जातिवाद के परिणाम जो है गृह युद्ध जैसी स्थिति धारण कर लेते हैं। भारत का शायद ही कोई राज्य जाति के प्रभाव से मुक्त हो। भारतीय राजनीति में जाति व्यवस्था राजनीति में अंतःक्रिया होती रहती है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति के क्षेत्र में जाति का प्रभाव पहले की अपेक्षा बढ़ा ही है। निर्वाचनों के समय जातिगत आधार पर उम्मीदवारों की घोषणा, जातीय आधार पर मतदाताओं से वोट मांगना, जातीय सेनाओं और संगठनों का निर्माण करना, जातीय आधार पर राजनीतिक संघर्ष, यह सब प्रमाणित करता है कि भारतीय लोकतंत्र जातिवाद से भयंकर रूप से पीड़ित है, जो कि हमने आपको बताया। अगर किसी भी क्षेत्र में
जाति के आधार पर या किसी आधार पर लोगों की एकता और अखंडता को भंग किया जाता है तो वह किसका कारण होगी? एक प्रकार से वह लोकतंत्र को पीड़ित करेगी, लोकतंत्र को वह डिस्ट्रॉय करेगी। जातिवाद से देश का विकास संभव नहीं है। राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा करते हुए जातीय हितों की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो जाति की सकारात्मक भूमिका भी देखी जाती है। कैसे? जातिवाद की बढ़ती भूमिका से उन व्यक्तियों को भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने की क्षमता प्राप्त हुई है जो छोटी जातियों से संबंधित कहे जाते हैं, जो अब तक उपेक्षित रहे हैं। अमेरिकी लेखक रूडोल्फ ने कहा है कि अपने परिवर्तित रूप में जाति व्यवस्था में भारत में कृषक समाज में प्रातिनिधिक लोकतंत्र की सफलता तथा भारतीय की परस्पर दूरी कम करके उन्हें अधिक समान बनाकर समानता के विकास में सहायता दी है। अर्थात रूडोल्फ जी का कहना है कि जो निम्न जाति के लोग थे, जिन्हें राजनीति में भाग लेना नहीं आता था, जाति के आधार पर, जाति के अवसर के आधार पर, अपने जाति के हितों के आधार पर वह भी राजनीति में शामिल हुए और उनको भी एक प्रकार से उसमें भूमिका मिली। रूडोल्फ ने यह भी कहा है कि राजनीति में जाति की भूमिका को गलत रूप में समझा गया है और उसके सकारात्मक योगदान की अवहेलना की गई है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि यद्यपि जाति की सकारात्मक भूमिका अनदेखी नहीं की जा सकती है, परंतु राजनीति में जाति का बढ़ता हस्तक्षेप लोकतंत्र की धारणा में विरुद्ध है। वर्तमान में उत्पन्न जाति बनाम पिछड़ी जाति का संघर्ष भी बहुत होता जा रहा है। आरक्षण की राजनीति भी जातिवाद को बढ़ावा दे रही है। विपक्ष व सत्तारूढ़ दल दोनों अधिक से अधिक जातियों को अपने पक्ष में करने के लिए आरक्षण का प्रलोभन दे रहे हैं। ये आपको स्वतंत्रता के बाद से ही देखने को मिल जाएगा। विभिन्न पार्टियां जो हैं निम्न जातियों को या विभिन्न जातियों को आरक्षण देकर अपनी पार्टी को वोट देने, अपनी पार्टी को जिताने के लिए वह प्रलोभन देती रहती हैं। और जैसे कि अगर कोई इतना 5% मान लीजिए आरक्षण देता है तो जो अगली पार्टी होती है वह कहती है अगर हम जीतेंगे तो आपको 10% आरक्षण देंगे। ऐसे वह आरक्षण की राजनीति भी जाति के आधार पर कर रहे हैं। राष्ट्रीय एकता व अखंडता के लिए ऐसी प्रवृत्तियों को रोका जाना चाहिए। और इस प्रकार से आपका जो चैप्टर है भारतीय राजनीति में जाति क्या प्रभाव करती है, क्या भूमिका है, या वरदान है, अभिशाप है, ये सभी चीज़ें हमने आपको बताई। नेक्स्ट चैप्टर 11th जो आएगा आपको भारत राजनीति में धर्म के विषय में पढ़ाया जाएगा। चैनल पर बने रहिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, नोट्स प्राप्त कीजिए और अच्छे से रिवीजन कीजिए, अच्छी से तैयारी कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।